everyone, I hope you all are doing really well here. सो PT 365 की सीरीज़ में आज हम कवर अप करने वाले हैं पॉलिटी की PT। हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं साइंस टेक, इकॉनमी, कल्चर, है ना, इन्वायरमेंट, ये सारी PT हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप वो वीडियोस देखिए सो दैट आपका जो भी यहाँ पर मिसिंग पार्ट है वो पूरा कवर अप हो पाए। और इस वीडियो में हम आज कवर अप करने वाले हैं पॉलिटी की PT। तो इसमें देखिए पॉलिटी में हमारे 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है हमारा पॉलिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है गवर्नेंस एंड सोशल सिक्योरिटीज़। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने सिलेबस को थॉरली फॉलो किया है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट गवर्नेंस एंड सोशल सिक्योरिटी दिस इज़ अ मेंस पार्ट, है ना। ये हमारे मेंस का पार्ट है, मेंस का सिलेबस है। हमारे लिए जो रिलेवेंट है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही आपको यहाँ पर कवर अप करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज दिस इज़ द टाइम, हाई टाइम है हमारा, जो इम्पॉर्टेंट है हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। अभी हम प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस वे में यहाँ पर हमारा जो है प्रिपरेशन है, तो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। मेंस के लिए यहाँ पर जितने टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी जो पूरा मेंस का है, आप वो मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस किस में है, प्रीलिम्स में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस PT को पूरा कवर करेंगे। लेकिन जितना आपको बताया जाए सिर्फ उतना ही करना है। यहाँ पर ऐसा कोई फोमो क्रिएट नहीं करना कि ये पार्ट मिस हो गया, वो पार्ट मिस हो गया है। वो सारा पोर्शन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पर हमें बिल्स के बारे में लिखना पड़ता है, आपको एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं, आपको केस स्टडीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ती हैं, राइट। तो वो हमारे आंसर की राइटिंग को, हमारा जो आंसर राइटिंग है उसे इन्हेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आप प्रीलिम्स में तो लिखने जाएंगे नहीं, राइट। फिर भी हम उसे देखेंगे, जितना रिलेवेंट है वो आपको पूरा बताया जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हियर, आपको PT डाउनलोड करके आपके सामने रखनी है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखिए, क्योंकि फ़ोन से पढ़ते तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और जितना हम यहाँ पर पढ़ते जाए साइमल्टेनियसली आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिटी यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारा जो फंक्शनिंग है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी हैं जो न्यूज़ में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे इशूज़ हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या क्या इशूज़ हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है जुडिशरी में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूरा स्टैटिक से आपका ये लिंक है। अगर आपने पॉलिटी यहाँ पर अच्छे से कवर किया है तो ये सारी चीज़ें आपको, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगी। फिर हम ट्राइब्यूनल्स यहाँ पर पढ़ेंगे, इलेक्शंस, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, अगर हम देखें सो ये आपके मेंस में आता है ज़्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड बिल्स, यहाँ पर जो भी हमारे बिल्स हैं दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हियर, ठीक है। ये हमारे गवर्नेंस में आ जाता है कि गवर्नेंस का क्या सिस्टम है पूरा। देन गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज़, यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम एक एक करके इनको कवर अप करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हियर। सबसे पहले हमारा आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। उसमें अभी क्या हम देख रहे हैं 50 ईयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी को 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए। अब आपको ऐसे लिंक करना है, 50 ईयर्स हो चुके हैं नेशनल इमरजेंसी को, न्यूज़ में है हमने, लेकिन क्या पढ़ना है, नेशनल इमरजेंसी, है ना। हमें इमरजेंसीज को क्रिएट मतलब कि पूरा कवर करना है। नेशनल इमरजेंसी बस नहीं, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जितनी भी हमारी इमरजेंसीज है, ये पूरा टॉपिक आपका जो चैप्टर है उसे हमें फिनिश करना है। इसमें बहुत ही शॉर्ट में गिवन है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम इमरजेंसीज के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है हमारा, द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड ग्लोबल इवेंट्स इनकॉर्पोरेटेड अ रोबस्ट सेट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस टू एड्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन दैट थ्रेटन द सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी, वर्ल्ड के इवेंट्स देखे, यहाँ पर हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन जितनी भी सारी चीज़ें, उसको एक एक्सपीरियंस मिला कि देश में कभी भी कुछ हो सकता है, देश में होता है, बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास इस चीज़ को, ऐसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है, इन्हें एड्रेस करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस होने चाहिए। इसीलिए हमारे पास हम देखते हैं, तो ये जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है आर्टिकल 352 टू 360, आर्टिकल 350 से 360 तक क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है इमरजेंसी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इमरजेंसी है, 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। इसको पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है, जो इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किससे इंस्पायर है, जर्मनीज वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूशन।
ये याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं PYQs। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से एनालाइज किया है PYQs का, यहाँ पर रिवीजन किया है, तो यू मस्ट बी अवेयर हियर कि इस टाइप के क्वेश्चन की कभी पूछ लेते हैं कि DPSP हम कहाँ से इंस्पायर होकर हम लिए, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें कभी कभी शॉर्ट में बहुत ही बेसिक लगती है लेकिन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लिया। इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है हमारी स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। राइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। राइट, ऐसे याद करना है, यहाँ पर दो आर्टिकल का गैप है, दो तीन आर्टिकल का। 352 नेशनल, 356 स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 यहाँ पर आ जाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आर्टिकल 352 क्या डील करता है, नेशनल इमरजेंसी से यहाँ पर डील करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है इसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है। किसे एम्पावर किया गया, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया टू डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ देयर थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रेवोल्यूशन। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब ये 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी को कैसे अप्रूवल मिलता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कब तक के लिए नेशनल इमरजेंसी आपकी लग सकती है, तो ये हम देखते हैं। सो ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। सर प्रेसिडेंट इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ नेशनल इमरजेंसी आपकी लग चुकी है। एंड दिस कैन हैपन व्हेन अ कैबिनेट गिव्स अ रिटन रिकमेंडेशन। यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो कैबिनेट होता है वो रिटन रिकमेंडेशन देता है कि हाँ अब हमें क्या करना है, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर प्रोक्लेम करना पड़ेगा। इफ द कैबिनेट इज कन्विंस्ड दैट देयर इज अ नीड फॉर अ नेशनल इमरजेंसी, अगर कैबिनेट क्या करता है यहाँ पे कन्विंस हो जाता है कि नहीं अब ऐसे सिचुएशन आ चुकी है कि हमें नेशनल इमरजेंसी को यहाँ क्या करना होगा, प्रोक्लेम करना होगा, यहाँ पर नीड है नेशनल इमरजेंसी की। सो यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक रिटन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। इफ प्रेसिडेंट भी एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि हमें नेशनल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो फिर नेशनल इमरजेंसी को अनाउंस किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा, रिटर्न में होता है ये पूरा, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर होती है व्हेन लोअर हाउस इज नॉट इन द सेशन और गेट्स डिसॉल्व विद इन दैट मंथ विदाउट अप्रूविंग द इमरजेंसी, इट स्टिल स्टैंड अंटिल 30 days। अब देखो क्या हुआ, हमने नेशनल इमरजेंसी को तो अनाउंस कर दिया, अब लोकसभा जो हमारा है, लोअर हाउस है, वो सेशन में नहीं है। ठीक है, सेशन में नहीं है, तो अब इसमें क्या देखना है आपको, सेशन में नहीं है और आने वाले टाइम में भी अभी डिसॉल्व हुआ है, फिर भी आपकी 30 दिनों तक नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी। आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ लोकसभा एज लॉन्ग एज अपर हाउस राज्यसभा हैज़ गिव इट्स अप्रूवल, तब तक जब तक लोकसभा आपकी असेंबली में नहीं है ना, वर्किंग नहीं, फिर राज्यसभा से अप्रूव कर देता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब दोनों, इफ बोथ हाउसेस अप्रूव द इमरजेंसी लास्ट फॉर 6 months, जब दोनों हाउस, देखो ऐसे आपको याद रखना है कि अगर लोकसभा यहाँ पर सेशन में नहीं है, ठीक है, तो राज्यसभा अप्रूव कर सकता है। जब तक लोकसभा सेशन में नहीं है 30 days तक इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम रहेगी। ठीक है, चलेगी वो, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी को दोनों हाउसेस का क्या मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए, तब ये इसका कुछ ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोनों हाउस जब इसे अप्रूव कर देते हैं तो हमारी जो नेशनल इमरजेंसी होती है 6 months के लिए यहाँ पर लास्ट करती है, और आप इसे इंडेफिनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये परमिशन की नीड होती है, पार्लियामेंट इसे अप्रूव करता है, फिर आप इसे जब तक चाहे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इंडेफिनाइट टाइम के लिए। इसमें ऐसा कोई नहीं कि मतलब 6 months 4 months या फिर 1 year 2 year, ऐसा नहीं, इसे इंडेफिनाइट टाइम्स के लिए आप कर सकते हैं। क्लियर है ये, चलिए फिर हम बात करते हैं अब स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, आर्टिकल 356। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 355। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेंटर की ड्यूटी है कि हर एक स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं उनसे कंप्लाई करे। ठीक है, उससे क्या करे, वो कंप्लाई करे। आर्टिकल 356 अब क्या करता है, empowers the president to impose president rule in the state if he is satisfied that the government in the state cannot be carried on in accordance with the provision of the government। अगर प्रेसिडेंट को ये फील होता है, प्रेसिडेंट पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है,
वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनकी अकॉर्डेंस में कैरी नहीं हो रही है, तो इस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट रूल, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट एमरजेंसी हियर. So this provision invoked in cases of breakdown of constitutional machinery in a state, allowing the union to take over the governance of the state. इस केस में क्या होता है, जब स्टेट इमरजेंसी लग जाती है किसी भी स्टेट में आपकी, तो यहाँ पर जो पूरा कमांड एक तरीके से हो जाता है, जो टेक ओवर होता है गवर्नेंस का, वो यूनियन के अंडर आ जाता है. सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 356, राइट. अब इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज और डिबेट तो आपके चलते ही रहते हैं. फाइन, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका क्या अप्रूवल कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या रहती है स्टेट इमरजेंसी की, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर प्रेसिडेंट को बिलीव है, गवर्नर यहाँ पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जो भी अदर सोर्सेस हैं, दैट जो हमारे स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, गवर्न नहीं कर पा रही है, और गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नर जो होते हैं पहले वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं. पार्लियामेंट को इसे अप्रूव करना होता है विद इन 2 मंथ्स. पार्लियामेंट स्टेट इमरजेंसी अगर किसी भी स्टेट में लग रही है तो विद इन 2 मंथ्स इसे अप्रूव करना होता है. इनिशियली लास्ट फॉर 6 मंथ्स बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद द पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 months. ओके, पहले यहाँ पर सिर्फ 6 months तक की आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती थी, बट नाउ आप इसे 3 years तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. बट आपको 3 years तक में बीच में आपको हर एक 6 महीने में अप्रूवल भी लेना होगा. लाइक 6 months ओवर हो गए, फिर यहाँ पर अप्रूवल होगा फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल हियर लाइक स्टेट इमरजेंसी. ऑलराइट, आफ्टर 6 months फिर से आपको अप्रूवल लेना होगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. सो 42nd अमेंडमेंट इन 1976 इंक्रीज द इनिशियल पीरियड. पहले यहाँ पर जो इनिशियल पीरियड था तो हमारा ये 1 year हुआ था, बट 44th यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि इसको रिवर्ट कर देता है 6 months. ठीक है, पहले ये था कि 6 month तक जैसे कि लास्ट करेगी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें उसको 1 year कर देते हैं कि 1 year तक आप विदाउट अप्रूवल क्या हो सकती है, किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग सकती है. लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है यहाँ पर, वो इस चीज़ को रिवर्ट करके फिर से 6 months ही कर देता है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आई होप क्लियर होगा. अब इसमें क्या क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी अगर लग जाती है स्टेट में तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या इफेक्ट होगा उसका. सो प्रेसिडेंट शैल हैव ऑल द पावर्स दैट आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट इन द स्टेट. ठीक है, गवर्नर इन द स्टेट, जो गवर्नर की यहाँ पर पावर थी पूरी स्टेट के अंदर, वो पूरी पावर किसके पास रहेगी, प्रेसिडेंट के पास रहेगी. प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर दैट स्टेट शैल एक्सरसाइज इज लेजिस्लेटिव पावर्स बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पर प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे कि जो किसी भी स्टेट का जो आपका यहाँ पर पार्लियामेंट है ना, सॉरी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट जो अथॉरिटी होगी वो पार्लियामेंट के पास होगी. तो इस तरीके से ये चलता है. सो इफ प्रेसिडेंट डीम फिट दैट नेसेसरी प्रोविजन शैल बी मेड टू सर्व द पर्पज ऑफ द प्रोक्लेमेशन दैट दे मेक सच प्रोविजंस हियर. फाइन, क्लियर. अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360. अब देखो नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं. तो आर्टिकल 360 डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हियर. ओके, ये प्रोविज़न अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेड. मतलब कि ऐसा फील हो प्रेसिडेंट को और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है दैट हमारी कंट्री की, मतलब इंडिया की जो सिचुएशन है, जो क्रेडिट है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो क्या है, थ्रेटेंड है, खतरे में है. तो इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है. वैसे आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, यह बात आपको याद रखना है. ठीक है. So unlike 2 other emergencies, financial emergency has never proclaimed in India to date. अभी तक नहीं हुआ है. स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसीज आपकी लग चुकी. अच्छा, एक और चीज़ है आपकी, स्टेट इमरजेंसी जब हमारी लगती है और नेशनल इमरजेंसी, तो हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वर्क में रहते हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ठीक है, आप कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आप उनको मतलब नहीं आप यूज़ कर पाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ठीक है. अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर हमने डिक्लेयर किया है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं. तो देखो, पहले तो जो स्टेट की ऑटोनॉमी होती है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है.
सेंटर का कंट्रोल हो जाता है, पूरे स्टेट के जो भी फाइनेंस के मैटर्स हैं वो उसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो सेंटर के पास होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूवल की भी नीड होती है, मतलब कि अगर विद इन 2 मंथ्स आपको अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है तो विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर दोनों हाउस से आपको क्या करवाना होगा, अप्रूवल लेना होगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसीज है, मतलब कि जो भी हमारे अलाउंसेस हैं, है ना, सैलरीज वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को कम कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये थी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वही सारी चीज़ें गिवन है, इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, मैंने आपको पूरा डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग आफ्टर इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर और इमरजेंसी के बाद क्या क्या यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो 1975 में आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि हमारे कंट्री में, इंडिया में कितनी बार यहाँ पर नेशनल इमरजेंसीज लगी हैं। ठीक है, सो 1975 में 38th अमेंडमेंट होता है, बैरेट जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन, जिसमें ये कहा कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर 1975 में यहाँ पर 39th अमेंडमेंट होता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट, कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है तो उसमें किसे एम्पावर किया गया है, आपका पार्लियामेंट को। ठीक है, 1976 की बात करते हैं, 42nd अमेंडमेंट यहाँ पर है, स्वीपिंग चेंजेस इंक्लूडिंग प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कर्टेल जुडिशियल एम्पावर, एक्सटेंड लोक सभा टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं आपके, जुडिशियल पावर हैं, है ना, उनको लोकसभा टर्म्स के लिए एक्सटेंड करने की बात है। 1977 की बात करते हैं, यहाँ पर सभा कमीशन आपका आ जाता है, और 1978 में आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है। तो आप लोगों को पता है 44th अमेंडमेंट में हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमारे नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल डिस्टर्बेंस था, सो इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो एक्सचेंज करके हमने उसे क्या किया था, आर्म रेवोल्यूशन यहाँ पर किया था, और जुडिशियल रिव्यू को भी रिस्टोर किया था। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर 38th अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पर किया गया था, आपका बैरिट कर दिया गया था। क्लियर है ये? तो ये कुछ हमारे मेजर चेंजेस हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, कह सकते हैं कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इमरजेंसी। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंट टू स्टेट बिल्स। ठीक है, अब हमारे जो स्टेट बिल्स हैं, सो सुप्रीम कोर्ट इन 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 हेल्ड दैट court cannot impose any timelines for the decision of presidents and governor on granting assent to bill under article 200 and 201 of the constitution। अब देखो यहाँ पर बिल होता है ना, कोई भी बिल होता है जो पास होता है, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, तो बिल जो पास होता है उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के क्या लगते हैं, एसेंट लगता है ना, उनकी रजामंदी यहाँ पर लगती है, फाइनल यहाँ पर अप्रूवल एक लगता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एसेंट टू स्टेट बिल्स, क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो आप लोगों को पता है हमारे पास गवर्नर के पास भी, और हम प्रेसिडेंट का भी देखेंगे, गवर्नर के पास यहाँ पर 4 एक्शंस है। स्टेट जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने बिल को पास किया। ठीक है, बिल को पास करने के बाद जब वो आपका लेजिस्लेचर से बिल पास हो गया, फिर वो जाता है गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास यहाँ पर क्या है, 4 एक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं। या तो वो बिल को एसेंट दे दे, मतलब कि अब बिल जो है आपका लॉ बन गया, या तो बिल को वो विदहोल्ड करके रख लें, मतलब उनका जो एसेंट है उसको विदहोल्ड करके उन्होंने रख लिया। इस केस में ये समझा जाता है कि बिल जो है आपका रिजेक्ट हो चुका है। रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन नॉट फॉर मनी बिल, या तो ऐसा हुआ कि जो बिल गवर्नर के पास आया उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया कि इसको रिकंसिडर कीजिए। ठीक है, सजेशन और जो भी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन अगर लेजिस्लेशन ने फिर से उसको पास करके भेज दिया तो फिर ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको उसमें आपको एसेंट देना ही पड़ता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4th एक्शन गवर्नर क्या ले सकते हैं कि वो रिजर्व करके रखें कि हमें इसमें प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन की नीड है। ठीक है, ये आपके 4 एक्शंस हैं विच कैन बी परफॉर्म बाय द गवर्नर ऑन द एसेंट ऑफ द बिल। नाउ अब हम प्रेसिडेंट का देखते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास 3 एक्शन होते हैं, क्या, या तो वो बिल को एसेंट ग्रांट कर दें, या तो उसे विदहोल्ड करके रखें, या फिर से रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेजें। ठीक है, अब रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेज दिया तो लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर एंड पास विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर उन्हें उस बिल को पास करना होगा और उसमें चेंज करके फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजना होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट मेक फाइनल डिसीजन, अब प्रेसिडेंट यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे, या तो उस बिल को एसेंट ग्रांट करेंगे या फिर विदहोल्ड करके रख लेंगे, ठीक है। अब की डिफरेंस क्या है आपकी गवर्नर एंड प्रेसिडेंट में, ये आपको याद रखना है। अनलाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव एसेंट टू रिकंसिडर्ड बिल, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास आपने देखा होगा कि बिल आया, उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, ठीक है। बिल पास होके फिर से रिकंसिडर हुआ, पास हुआ आपका लोकसभा में, पार्लियामेंट में पास हुआ, ठीक है, लेजिस्लेचर में, और फिर से प्रेसिडेंट के पास आया। तो प्रेसिडेंट के पास अभी भी ये पावर है कि वो उसको या तो एसेंट ग्रांट कर सकते हैं या फिर अपना एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो पावर है वो गवर्नर के पास नहीं है। तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर की हाईलाइट्स, अब ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या हाईलाइट्स है आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है उनके बीच में थोड़ा सा ये चल ही रहा है। सो इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि बिल पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो गवर्नर प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज पॉकेट एंड एब्सोल्यूट वीटो ऑन बिल अंडर आर्टिकल 200 and 201। इनएक्शन कैन बी चैलेंज्ड विया रिट्स ऑफ मैंडेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो इनएक्शन है उसको हम, जो हमारा रिट है मैंडेमेंट्स, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। तो रिट ऑफ मैंडेमेंट्स कैन नॉट बी इशूड, कब इशू नहीं किया, किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी इनफोर्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट possess statutory forces when duty is discretionary to enforce contractual obligations against president of India and state governors, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट के गवर्नर्स है उसके अगेंस्ट में आप मैंडेमेंट्स तो इशू कर ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी जो जुडिशियल कैपेसिटी है उनके अगेंस्ट में भी आप जो आपका मैंडेमेंट्स रिट उसको आप इशू नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, फाइन। फिर क्या है, गवर्नर कांट रिजर्व री इनैक्ट बिल, ठीक है। गवर्नर में रिजर्व बिल ओनली वंस, एक बार वो बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं। आफ्टर री इनैक्टमेंट इट कैन नॉट बी रिजर्व, जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। नो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200, यहाँ पर आर्टिकल 200 में कोई भी एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन आपको नहीं गिवन है। सो गवर्नर इज बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस एक्सेप्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड केसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड केसेस है उसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर इज बाउंड बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हियर, राइट। सो जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट की पावर है आर्टिकल 288, आर्टिकल 360, 254, 304B, 331 एंड 31C अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली CP राधाकृष्णन इलेक्टेड एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, इवन आपको आर्टिकल से भी लर्न करने होंगे। यहाँ पर मनी बिल, अगर आप PYQ उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा मनी बिल से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, इन 2000। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ईयर, बट मनी बिल से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स ऐसे पूछे जा चुके हैं। फंडामेंटल राइट से कई बार आर्टिकल पूछे जा चुके हैं, तो आर्टिकल्स भी यहाँ पर आते हैं। सो अगर कोई भी चीज़ पॉलिटी में स्पेशली न्यूज़ में है तो उसके आर्टिकल्स आपको लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। सो आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो कौन है, आपके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। आर्टिकल 65 एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन ऑफिस और ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर एब्सेंट है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 66 यहाँ पर इलेक्शन की बात करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन पार्टिसिपेट करता है इनके इलेक्शन में, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों हैं।
सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट यहाँ पर होता है आपका। वैल्यू फॉर एवरी वोट कास्ट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हैज़ द सेम वैल्यू, दैट इज 1। ठीक है, एक वोट की एक ही वैल्यू है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए? यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स एज, ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वो क्या है? एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। आर्टिकल 67 क्या बात करता है? यहाँ पे टर्म्स की बात करता है कि वो 5 ईयर्स तक के लिए क्या कर सकते हैं? अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, वो रिटन रेजिग्नेशन उन्हें प्रेसिडेंट को देना होगा। रिमूव बाय राज्यसभा रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप एंड अप्रूव बाय द लोकसभा। कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल सक्सेसर एज्यूम चार्जेस। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अब सीट वैकेट हो जाएगी। जब तक यहाँ पर सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वो उस पर क्या करेंगे? ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 68 किसकी बात करता है? एन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बिकॉज ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। लेट सपोज अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के वक्त में ही या तो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है या फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया है, तो उनका जो सीट वैकेट है उसके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 68 के अंडर आता है। चलिए आगे बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की। तो इसमें भी फिर से हमें लोकसभा के जो स्पीकर है उनके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम ऑफिस ऑफ स्पीकर में यहाँ पर देखेंगे, लोकसभा स्पीकर हैज़ नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज एन इम्पैलेंट मेंबर टू प्रिसाइड ओवर हाउस प्रोसीडिंग्स। ठीक है, वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, उसे हम स्पीकर कहते हैं लोकसभा में। आर्टिकल 93, लोकसभा चूजेस 2 ऑफ इट्स मेंबर एज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा क्या करता है? अपने ही लोकसभा से अपने ही मेंबर से दो पर्सन को चूज करते हैं। एक आपके होते हैं स्पीकर, दूसरे होते हैं डिप्टी स्पीकर बाय द सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पर मेजॉरिटी लगती है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर लेट सपोज मैंने ये डेट फिक्स कर दिया कि 12 मार्च को हम क्या करेंगे? स्पीकर को और जो हमारे डिप्टी स्पीकर है ना, उन्हें चूज किया जाएगा। तो उस डेट में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं जो वोट कर रहे हैं उसकी सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पर लगती है। पोजीशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्म क्या होता है? डज नॉट वैकेट ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। ये याद रखना है, ये री इलेक्शन के लिए भी आपके एलिजिबल होते हैं। रिमूवल की बात करते हैं, क्या आप रिमूव कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स यू कैन डू बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ हाउस प्रोवाइडेड अ मिनिमम 14 डेज नोटिस। पहले आपको 14 डेज का नोटिस प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जो रिमूवल का प्रोसेस है उससे रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है लोकसभा में बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, when a resolution for speaker is removal under the consideration, he cannot preside at the sitting of। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर उनका रिमूवल चल रहा है, तो इस केस में क्या वो लोकसभा जो आपका ऑफिस उसको प्रिसाइड करेंगे, हाउस को? नो, उस केस में नहीं करेंगे। दो ही में भी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट रहेंगे बट वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये याद रखना। हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट्स इन प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस में यहाँ पर उनके पास होता है 2 इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स या। ठीक है, अब कोर ड्यूटीज़ क्या क्या है स्पीकर की वो याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट है। राइट्स गार्जियन इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस विद इन द हाउस। ठीक है, इंश्योर करना है कि हाउस का जो प्रिविलेज है, राइट्स हैं, वो सारे हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। फाइन। रेगुलेटरी अथॉरिटी मैनेज मैटर्स नॉट कवर्ड स्पेसिफिक रूल्स। डेडलॉक रेजोल्यूशन यूजिंग वोटिंग पावर टू ब्रेक टाइज। लेट सपोज यहाँ पर कोई पार्लियामेंट्री एक्शंस हैं, वोट यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं, उस केस में ये वोट करके जो डेडलॉक होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। जॉइंट सेशन जब होता है लोकसभा एंड राज्यसभा का, तो उसे कौन प्रिसाइड करता है? हमारे लोकसभा के स्पीकर यहाँ पर करते हैं। मनी बिल अथॉरिटी यहाँ पर जो है अंडर आर्टिकल 110 सब क्लॉज 4 डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल बिल वेदर इट्स अ मनी बिल और व्हाट। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। नहीं पता है तो फिर चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है।
प्रोवाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, असेंबली में, हु वॉलंटरी गिव्स अप पार्टी मेंबरशिप आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट, ठीक है। सो ये किस में इंक्लूडेड है, आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट होता है 1985 में, उसके तहत 10th शेड्यूल में इसे ऐड किया गया है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से इसे, ठीक है। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस के क्या क्या हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई भी मेंबर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो क्या क्या कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। चलिए, सो अ मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप हिज पार्टी मेंबरशिप और वोट abstain अगेंस्ट द पार्टी विप विदाउट कंडोनेशन विद इन 15 days, ठीक है। या तो आपने पार्टी से खुद ही क्या कर दिया, वॉलंटरी हमने अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ MP और MLA हियर, ठीक है। विप यहाँ पर इशू है और आपने अगेंस्ट में जाके वोट किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, लेट सपोज इलेक्शन हो गए, है ना, मैं बीजेपी से हूँ और फिर मैंने जाके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में भी सिंगल पर्सन, अभी इसमें हम देखेंगे एक्सेप्शन भी है कुछ, लेकिन लेट सपोज सिर्फ मैंने ही जाके सिर्फ एक ही पर्सन फ्रॉम ऑल दिस बीजेपी पार्टी मैंने कांग्रेस को जाके ज्वाइन कर लिया, इस केस में भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर 6 months ऑफ टेकिंग सीट। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे राज्यसभा में आपको पता होगा, जैसे कि आर्ट कल्चर जो हमारे अदर ये स्पेशल फील्ड से नॉमिनेट होकर मेंबर्स आते हैं, आप इलेक्शन तो जीत गए हैं लेकिन विद इन 6 months आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होगा। अगर आपने विद इन 6 months किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हियर। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। पहला एक्सेप्शन क्या है, अ पार्टी मर्जर इज अलाउड इफ सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर। मतलब ऐसा हुआ कि लेट सपोज मैं बीजेपी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज हियर। आई एम फ्रॉम बीजेपी और बीजेपी की जो पार्टी इस टाइम पे इलेक्शन के बाद जीत गई, लेकिन हम 2/3 मेंबर्स ने क्या किया, जाके 2/3 का जो मर्जर है वो दूसरी पार्टी में यहाँ पर हो गया, राइट। तो इस केस में जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन में रिजाइन फ्रॉम पार्टी एंड रीजॉइन आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस। तो ये क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं और फिर ऑफिस को ज्वाइन भी कर सकते हैं अपने, मतलब कि लेट सपोज वो स्पीकर है तो वो रिजाइन करके स्पीकर का जो ऑफिस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये आपको एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया क्यों था, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा शायद, कि वो आया राम गया राम ये बहुत चला था, है ना, कि वो एक दिन में मतलब 3-4 बार, बहुत लाइक मुझे एग्जैक्टली नंबर अभी याद नहीं है, मतलब उन्होंने कई बार पार्टी चेंज किया था जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स, फिर ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग लॉ मेकर्स। अब जो सिटिंग लॉ मेकर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा वो देखते हैं। सो न्यूज़ में पहले ये क्यों है ये देख लेते हैं। सो कर्नाटका MLA वॉज डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 991 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आफ्टर बीइंग convicted by CBI court in illegal mining case leading to a vacancy in the constituency, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं कि सिटिंग जो आपके लॉ मेकर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशंस के क्या क्या हमारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आर्टिकल 102 एंड 191, ठीक है, स्पेसिफाई फॉलोइंग कंडीशंस ओइंग टू विच MP एंड MLA कैन बी डिस्क्वालीफाइड अगर वो कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अगर पर्सन अनसाउंड माइंड करता है या फिर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है और वॉलंटरी उन्होंने किसी फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप है उसे एक्वायर कर लिया। डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लग गया। डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है। अब एग्जिस्टिंग क्या क्या हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर क्राइम। अगर कोई क्राइम करता है, कोई भी आपके MP MLAs हैं, अगर वो क्राइम करते हैं तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन की क्या क्या हमारे पास फ्रेमवर्क हैं और लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8(3) ऑफ, ये क्या कहता है, लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालीफाइड from contesting election or continuing in office upon conviction for a certain criminal offence within imprisonment of 2 years or more। मतलब आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी जो सज़ा है वो
2 साल या 2 साल से ज़्यादा है, अगर 2 साल भी है और उससे ज़्यादा है तो इस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स कन्विक्शन फॉर 2 years और मोर इन क्राइम्स लाइक ब्राइबरी, रेप, प्रमोटिंग इम्यूनिटी, अनटचेबिलिटी, करप्शन, डिसलॉयलिटी एंड एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें आपका लिली थॉमस केस भी आ जाता है, मनोज नरूला एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन डिटेंशन। अब ये डिटेंशन क्या है? What is detention? So Union Home Minister introduced the Constitution 130th Amendment Bill। यहाँ पर आपका क्या हुआ है? इंट्रोड्यूस हुआ है रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन डिटेंशन इन लोकसभा, ठीक है। तो क्या क्या की प्रोविजंस है हमारे इस बिल के? ग्राउंड्स क्या क्या है रिमूवल के? यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमूव्ड इफ अरेस्टेड और डिटेन फॉर 30 कंजिक्यूटिव डेज। मतलब आपने ऐसा कोई क्राइम किया है, कोई भी आपका यूनियन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा क्राइम किया है जो 30 दिनों से लगातार कहाँ है? डिटेन है, ठीक है। फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ 5 years और मोर इम्प्रिजनमेंट। मतलब आपने ऐसा क्राइम किया है जिसकी जो सज़ा है वो 5 साल और उससे ज़्यादा है, और उसके लिए आप 30 डेज के लिए, मतलब कंटिन्यूसली कंजिक्यूटिव डेज, 30 कंजिक्यूटिव डेज के लिए आप डिटेन है। सो इस केस में आपका क्या होगा? इस केस में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आप रिमूव हो जाएंगे। द बिल प्रपोज सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 75 प्रोविजंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर, 164 प्रोविजनल ऑफ स्टेट मिनिस्टर, 239 AA प्रोविजंस ऑफ NCT दिल्ली फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर क्या क्या है? ठीक है, रिमूव तो कर रहे हो लेकिन इसका कुछ प्रोसीजर भी होगा, यस ऑफ कोर्स। तो यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर की अभी बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट रिमूव मिनिस्टर्स ऑन PM's एडवाइस बाय 31st डे, अदरवाइज ऑटोमेटिक सेसेशन यहाँ पर होगा। स्टेट मिनिस्टर, गवर्नर यहाँ पर CM के एडवाइस से यहाँ पर करेंगे। दिल्ली मिनिस्टर की बात करते हैं, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन दिल्ली, CM जो है उनकी एडवाइस पे करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिमूवल की बात आती है तो उन्हें 31st डे, मतलब उनकी कस्टडी का जो 30 डेज तो ठीक है, 31st डे में उन्हें खुद ही रिज़ाइन करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। रीअपॉइंटमेंट होगा, सो नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। अभी यहाँ पर कोई भी बार नहीं है फॉर द रीअपॉइंटमेंट। आई होप दिस वन इज क्लियर। Now next one is parliamentary committees. Parliamentary committees क्या है? So recently Lok Sabha Speaker stated that parliamentary committees are not advisable to the government but act as a supportive and corrective instrument that offers constructive guidance. तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री अब यहाँ पे एडवाइजरल नहीं है, वो एक सपोर्टिव और करेक्टिव क्या है इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करेंगी। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या क्या होती हैं? जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं आपकी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, आपके जो नॉमिनेटेड होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एंड विच वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के डायरेक्शन में ये आपकी जो पार्लियामेंट्री पीसीज होती हैं वो काम करती हैं, ये आपको याद रखना है। इट रिप्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और स्पीकर, जो हाउस है वो स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। PC हैव देयर ओरिजिन आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट से हैं, तो दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी from Article 105 deals with the privilege of MPs and Article 118 gives Parliament authority to make rules and regulate इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ईयर, ठीक है। सो अब आपकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है एडहॉक कमिटीज़, दूसरी होती है हमारी स्टैंडिंग कमिटीज़। एडहॉक कमिटीज़ क्या होती हैं? जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, कोई भी यहाँ पर केस एग्जिस्ट है, उसको जो टास्क है वो जल्दी हमें ख़त्म करना है, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब कमिटी को अपॉइंट किया जाता है वो आपकी एडहॉक कमिटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमिटी या आपकी परमानेंट और रेगुलर कमिटीज़ होती हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद द टाइम टू टाइम यहाँ पर लाइक फाइनेंशियल कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट एंड लेजिस्लेचर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हमारी कुछ कमिटीज़ हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जाती है एस्टिमेट कमिटी, कंप्लीटेड 75 years सिंस फॉर्मेशन। तो 75 years हो चुके हैं। तो एस्टिमेट कमिटीज़ क्या है आपकी, इसका फंक्शन क्या है कि सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज फॉर इफिशिएंसी, एग्जामिन वेदर एक्सपेंडिचर इज़ वेल यूटिलाइज विद इन पॉलिसी लिमिट्स। जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा पानी जो अभी हमारा आ रहा है वो लिमिट में हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने का काम किसका होता है? आपका एस्टिमेट कमेटी की। ये आपकी लार्जेस्ट 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ में से है। तो आपकी 2 अदर कौन कौन सी हैं? कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल, इसमें 30 लोकसभा मेंबर्स में है, ठीक है। चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय जो होता है स्पीकर के द्वारा अपॉइंट होता है, इसका टेन्योर 1 साल का होता है। फिर हमारी नेक्स्ट है कंसल्टेटिव कमिटीज़, फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसके अंडर यहाँ पर काम करती है। इनका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन कंसल्टेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ एमपीज एंड पॉलिसीज प्रोग्राम हियर, क्लियर। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, तो प्राइम मिनिस्टर जो है CSS इज़ वन ऑफ द 8th कमिटी यहाँ पर है। इसका मेजर क्या है, जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट चेयर बाय PM, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी चेयर बाय डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आ जाता है। फंक्शन क्या क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, मेजर सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट्स, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस पर ये क्या करती हैं, काम करती हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं लाइक सेक्रेटरीट, ASJS, टॉप की जितने भी हमारे PUCs हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑटोनोमस बॉडीज़, तो यहाँ पर जो भी सीनियर गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन ऑफ द कैबिनेट है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोकल बॉडीज़ है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स में क्या कैसा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने भी ये इंट्रोड्यूस किया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स टू एसेस ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस, की ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है उसे एसेस करने के लिए, है ना, क्या क्या है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस क्या क्या है, प्रोग्रेस कितनी हो रही पंचायत में, पूरा ओवर ऑल जो होलिस्टिक उसमें है इसमें किया जाएगा, ठीक है। इसका एम क्या है, मेजर्स हाउ वेल दीज ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस आर अचीविंग लोकलाइज्ड SDGs या, क्लियर दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा क्या है, सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करेंगे, ग्राम सभा के जो सेशंस हैं उसमें स्टूडेंट्स को, हमारे जो यूथ है उन्हें इंगेज किया जाएगा, सो दैट उन जो हमारी जन भागीदारी है वो स्ट्रेंथन होगी, और जो पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेटरी हम उसे प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो गोल्डन जुबली मतलब 50 ईयर्स हो चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 यहाँ पर प्रोवाइड करता है यूजेस ऑफ इंग्लिश ऑल्सो इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन पार्लियामेंट है, फाइन। आर्टिकल 344 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन एंड कमिटीज ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी। आर्टिकल 354 स्टेट लेजिस्लेचर में अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस यूज्ड इन स्टेट और हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट हियर। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, तो अभी हम देख लेंगे इंडियन लोकसभा स्पीकर अटेंडेड द 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट इन ताशकेंट इन उज्बेकिस्तान। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। अब हम बात करते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल की, ठीक है। मनी बिल क्या है आपका और फाइनेंस बिल क्या है। आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 covers matter related to money bills. Article 110 and can be introduced only in Lok Sabha with the President's recommendation, ठीक है। Article 117 सब क्लॉज 3 bill involving expenditure from Consolidated Fund of India require prior President's recommendation, ठीक है। अब फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंस बिल जो होता है आपका सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा क्या कर सकता है, ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स इन द बिल एंड कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट। इसे ना तो रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा, ना ही उसे अमेंड कर सकती है, सिर्फ उसमें रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है। बिल हैज़ टू बी पास बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 days ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। लेट सपोज मैंने आज फाइनेंस बिल यहाँ पर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, सो आज से 75 days के अंदर इसे क्या करना होगा, अप्रूव करना होगा, ठीक है। फाइनेंस बिल इज़ अ मनी बिल, सो मनी बिल और फाइनेंस बिल में आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग आपकी नहीं होती है। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ आ चुका है आपका, बहुत इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 109 मेंशन, ये 2024 का PYQ है आपका।
हाँ 24 का PYQ है ये। सो 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, 109 और मनी बिल का था 1010, मतलब दोनों मनी बिल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा था उसका तो करेक्ट गया होगा, नहीं पढ़ा था तो उसका इनकरेक्ट। ये आपका 2024 का PYQ रह चुका है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। सो प्राइवेट मेंबर बिल क्या है यहाँ पर, MP जो है अदर देन मिनिस्टर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इज नोन एज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो एक MP है, ना ही वो इलेक्टेड है ना ही नॉमिनेटेड है, उसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। सो अ बिल इनिशिएटेड बाय एनी सच मेंबर इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। तो ऐसे मेंबर के द्वारा अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है। अगर आप बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसे पहले 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है प्रायर, विद द परमिशन ऑफ स्पीकर एंड द चेयरमैन। इफ बिल इज सेलेक्टेड देन लोकसभा में अलॉट लास्ट 2.5 आवर्स ऑफ बिजनेस एवरी फ्राइडे दें। अगर बिल को मतलब अप्रूवल मिल चुका है कि ठीक है आप जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एवरी फ्राइडे यहाँ पर 2.5 जो लास्ट का मतलब का सेशन का रहता है, तो उस टाइम पे इस बिल पर डिस्कशन होता है और कंसिडरेशन आपका होता है। राज्यसभा अलॉट 2.5 आवर्स, मतलब कि 2.5 आवर्स ऑन एवरी अल्टरनेट फ्राइडेज को यहाँ पर अल्टरनेट फ्राइडेज में इसमें डिस्कशन की बात करता है। ओनली 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन बिकम लॉ टिल डेट। द लास्ट बिल वॉज पास्ड इन 1970। 1970 के बाद से आज भी कोई भी प्राइवेट मेंबर का जो बिल है वो पास नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। तो साइन डाई क्या है, आपका एक लैटिन वर्ड है जिसमें कि इसका मीनिंग होता है कि हम मीटिंग, लेट सपोज हमारी आज क्लास हो रही है, मैंने बोला ठीक है आज क्लास हम ओवर करते हैं अभी, लेकिन मैंने आपको डेट नहीं बताया कि नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी क्लास, लेकिन मैंने डेट यहाँ पर डिफाइन नहीं किया कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। तो इसका मीनिंग यही है कि विदाउट असेसिंग अ डे फॉर अ फर्दर मीटिंग। मैंने फर्दर मीटिंग की कोई डेट नहीं बताई, लेकिन मीटिंग होगी ये पता है हमें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडजर्नमेंट साइन डाई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 आवर क्या है, प्रायर इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आर द लेइंग ऑफ पेपर्स बिफोर एनी लिस्टेड बिजनेस इज टेकन अप। तो आपका क्वेश्चन आवर के बाद यहाँ पर क्या होता है, 0 आवर स्टार्ट होता है। ये 12 नून पर होता है, दैट इज वाई इट इज टर्म एज अ 0 आवर। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो ये फॉर्मली से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता हमारी पार्लियामेंट्स की प्रोसीडिंग्स में। क्लियर, फिर हम देखते हैं स्पीकर डिसाइड वेदर अलाउ द मैटर टू बी रेज्ड और नॉट। तो 0 आवर में आपके जो मैटर्स हैं उसको अलाउ करना है नहीं करना है, ये आपके स्पीकर डिसाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर में क्या है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, मतलब लेट सपोज हमारी पार्लियामेंट्री सिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब इसका जो पहला आवर होगा वो स्लॉट होता है आपका क्वेश्चन आवर में। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर आस्क क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर यूजली यहाँ पर आंसर करते हैं। इसमें 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बाय एस्ट्रिक, रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी फॉलो। इसमें ओरल आंसर्स होते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड अ रिटन आंसर, हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी फॉलो हियर। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क बाय गिवन अ नोटिस लेस देन 10 days, इट आंसर ओरली। 10 दिन के अंदर अगर हमने नोटिस दिया कि हमें ये कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको ओरली आंसर किया जाता है। फिर आता है हमारा नेवा, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर है। इसका एम क्या है कि डिजिटलाइज एंड स्ट्रीमलाइन लेजिस्लेटिव प्रोसेस अक्रॉस ऑल दी 37 स्टेट एंड यूटीज थ्रू अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एम्बॉडिंग द विजन ऑफ वन नेशन एंड वन एप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हैं उसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो कि न्यूज़ में है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे हैं लोकपाल। तो लोकपाल की बात करते हैं, इसका जेनेसिस कब हुआ है, सेंट्रल इसका एम क्या है। लोकपाल जैसे नाम ही पता चल रहा है एंटी करप्शन है, मतलब जो बॉडी है ये वो एंटी करप्शन की बॉडी है। सो लोकायुक्त एक्ट 2013 आता है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन इवॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो वो इलेक्ट करप्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो इसके लिए आपका ये बिल आता है। सो रिकमेंडेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा से रिकमेंड किया गया था। तो जो लोकायुक्त होते हैं वो कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, आपके स्टेट लेवल पर स्ट्रक्चर वेरीज करता है, स्टेट लेवल पर भी ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013
पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, किसी भी कैटेगरी के आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं आप पर ये अप्लाई होगा इन इंडिया इंक्लूडिंग दो सर्विंग अंडर द यूनियन गवर्नमेंट वेदर पोस्टेड विद इन इंडिया और अब्रॉड। आप इंडियन गवर्नमेंट के में काम कर रहे हैं, आप इंडिया में काम करें या फिर अब्रॉड में काम करें, उस पर भी आपका ये लोकपाल लोकायुक्त क्या होगा, कंसिडर होगा। करंट जो हमारे लोकपाल हैं वो कौन है, AM खानविलकर। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, 5 ईयर का होता है और 70 ईयर्स की आपकी एज है। जो भी यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा उस बेसिस पर होता है, कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। लोकपाल का कंपोजिशन देखते हैं तो यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं आपके लोकपाल में, सर्विंग और फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और एमिनेंट पर्सन यहाँ पर होता है। एमिनेंट पर्सन विथ एटलीस्ट 25 ईयर्स स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन मैटर रिलेटेड टू एंटी करप्शन, मतलब आपको एंटी करप्शन के बारे में 25 साल से आप उस पर काम कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसमें ये आ जाता है। 8 मेंबर्स अलग होते हैं विद 50% जुडिशियल मेंबर, इसमें इस 8 में से 50 आपके जुडिशियल मेंबर्स होंगे। नॉट लेस देन 50 ऑफ द मेंबर्स शैल बी फ्रॉम द अमंग्स पर्सन बिलोंगिंग टू SC STs OBCs माइनॉरिटीज एंड वेमेन हियर। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। फॉर जुडिशियल मेंबर ही इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, या तो आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के आप जज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, तो MP और लेजिस्लेचर मेंबर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, वेट अ मिनट, ओके या राइट। अगर जो भी चेयरपर्सन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन, जो भी मतलब लोकपाल के आपके चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, तो उनका कैसे यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा। सो MP और लेजिस्लेचर मेंबर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और स्टेट यूनियन टेरिटरीज। कन्विक्शन होता है, टर्पिट्यूड आपका, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि कैन नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। लेट सपोज आज से मैं ऑफिस एज्यूम करी तो मेरी जो एज होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी मेंबर रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट यहाँ। ठीक है, कंपोजिशन, सिलेक्शन कमेटी क्या क्या लोकपाल की, मतलब कि लोकपाल के जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन और कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। सो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर, और 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोकपाल के 2 विंग्स हैं। पहला आपका होता है इंक्वायरी विंग्स, दूसरा आपका होता है प्रोसिक्यूशन। अब इंक्वायरी विंग की बात करते हैं, कंडक्ट पार्लियामेंट्री इंक्वायरी इनटू ऑफेंस बाय द पब्लिक सर्वेंट अंडर POCA 1988। ठीक है, तो उसमें विद इन 16 डेज जो लोकपाल होते हैं वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उसे सबमिट किया जाता है। फिर हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अंडर लोकपाल चेयरपर्सन, लोकपाल चेयरपर्सन के अंदर इसको जो डिप्टी ऑफ आपकी इंक्वायरी है उनके द्वारा हेड किया जाता है। असिस्टेड बाय 3 SPs, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड साइबर एंड इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं। क्लियर, चलिए प्रोसिक्यूशन विंग की बात करते हैं। सो हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। फाइल केसेस बिफोर स्पेशल कोर्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, प्रोसिक्यूट्स पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर PCA 1988 है। क्लियर दिस वन। चलिए पावर क्या क्या है अब देख लीजिए। पावर यहाँ पर बस आपको एक बार गो थ्रू करना है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये फिर अब आपका यहाँ से मेंस का है, ये पावर वगैरह इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हमसे। सुप्रिटेंडेंट ओवर इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, सिविल कोर्ट पावर और अपेलेट अथॉरिटी की यहाँ पर पावर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है सबसे पहले CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1963 में इसे स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथाना कमिटीज 1962 to 64। ठीक है, कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसमें आ जाता है इसका रोल क्या है, इंडियाज प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर ऑफ कंट्रीज। मोटो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे। विजन क्या है कि करप्शन को कॉम्बैट करना, इकोनॉमिक वायलेंट क्राइम जितने हैं उन्हें कर्ब करना, साइबर और जो आपके हाई टेक्नोलॉजी ऑफेंसेस हैं उन्हें टैकल करना, ये पूरा यहाँ पर आपका आ जाता है। हेडेड बाय द डायरेक्टर, असिस्टेंट बाय द स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर एंड अदर पुलिस रैंक यहाँ पर जो होते हैं इसको हेड करते हैं। ठीक है, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम एंड सो मोटो केसेस यहाँ पर
ये जो टाइप्स ऑफ केसेस हैं यहाँ पर जाते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर सीबीआई। ये क्या है, इसमें जनरल और दूसरा एक स्पेसिफिक होता है। तो सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम टू एंटर दैट स्टेट इन कनेक्टेड विद, लेट सपोज केस जो है वो बिहार का है, ठीक है, लेकिन उसके कुछ हमें ट्रेसेस जो मिल रहे हैं वो यूपी में मिल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हर एक स्टेट से क्या करते रहेंगे, परमिशन लेते रहेंगे। अगर उनको ट्रेसेस मिल रहे हैं, केस कुछ लिंक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो विदाउट परमिशन भी वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाता है। सेक्शन सी ऑफ द DSPE एक्ट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू सीबीआई गवर्नर यहाँ पर, ठीक है। सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस। सीबीआई जो है कोई भी केस अगर करे तो स्टेट गवर्नमेंट को उन्हें क्या करना होगा, अपने हर एक्शन जो भी केसेस हैं उसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। यूपीएससी जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सभी, आप लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है वेदर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, ठीक है। अंडर आर्टिकल 315 एंड 323 कंपोजिशन की बात करते हैं। चेयरमैन and member appointed by the President of India. Strength at President discretion. At least 50% member must have 10 years of government service. ठीक है, 6 year tenure होता है और एज ऑफ 65, जो भी इसमें से विच एवर इज अर्लियर हियर। क्लियर। चलिए फंक्शन की बात कर लेते हैं। कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज एंड यूटी सर्विसेज, असिस्ट स्टेट इन जॉइंट रिक्वायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट, रिपोर्टिंग, सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 323, लेट बिफोर पार्लियामेंट विद द रीजन फॉर अ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस इफ एनी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड NCRB, व्हाट इज दिस। 1986 में इसका ओरिजिन होता है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी। टंडन कमेटी रिकमेंड करती है, उस बेसिस पर इसे क्या किया जाता है, NCRB को आपका फॉर्म किया जाता है। नेशनल पुलिस कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टास्क फोर्स में भी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या आपका, डेटा रिपोजिटरी, जो भी डेटा आपके हैं, है ना, जितने भी आपकी इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें क्राइम का है, पूरा नेशनल जो डेटा बेस, सेक्शुअल अफेंडर, सारी चीज़ें NCRB के अंडर। नेशनल वेयर हाउस फॉर जो हमारे फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई भी फॉरेन क्रिमिनल्स हैं और इंडियन क्रिमिनल्स हैं, सबका जो फिंगरप्रिंटिंग वाला रिकॉर्ड होता है, आपको जितना भी रिकॉर्ड है वो NCRB में मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी है हमारा। कोऑर्डिनेशन, इट इज़ अ सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। कुछ भी आपको ट्रैक करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें पता चलता है ना कि NCRB की रिपोर्ट आई है तो क्राइम रेट इतना हमारा बड़ा है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये हमारा जो पूरा डेटा होता है यहीं पर कलेक्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट आई है, तो ये इतना ज़्यादा हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है बट मीन्स के लिए आई एम राइटिंग हियर सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि हमने इसे क्यों स्किप किया है, ठीक है। सो इसमें देखिए यही बताया कि रेट ऑफ जो सुसाइड है अंडमान निकोबार हाईलैंड में सबसे ज़्यादा, सिक्किम, फिर केरल, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स विद हायर परसेंटेज ऑफ सुसाइड, महाराष्ट्र में हाईएस्ट है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। फार्मर सुसाइड की बात करते हैं, 0 सुसाइड ऑफ फार्मर्स, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चर, वेस्ट बंगाल में 0, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में 0, वाह। गवर्नेंस ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो इसमें हमारा क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बेसिकली जो एक्रीडेशन होता है, ठीक है, अगर यहाँ अभी हमें क्या मिला है, A स्टेटस मिला है, मतलब कि वी आर गुड। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1993 में, एज अ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमें क्या करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट भी करना है, ठीक है। सिंस 2016 इट हैज़ बीन नोन एज GANHRI, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन हियर, ठीक है। हमारी कुछ सब कमिटीज़ भी हैं ऑन एक्रीडेशन के लिए। तो SCA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एक्रीडेशन NHI, मतलब कि हर एक कंट्री में हमें क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है कैसा वर्क करिए, उसको हम यहाँ पर एक
क्या करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है और उसने एग्रीगेशन प्रोवाइड किया जाता है. सो कंप्राइज 1A स्टेटस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 रीजनल ग्रुपिंग्स. ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक एंड यूरोप. अब हम एनएचआरसी की बात कर लेते हैं. इंडिया में एनएचआरसी की तो चेयरपर्सन कौन होते हैं, रिटायर्ड आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, retired serving chief justice of high court here. 3 other members to be appointed from person having knowledge and practical experience in matters of human rights, one of whom shall be a woman here. Clear? 7 आपके डी मेंबर्स हैं. कौन कौन से हैं, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, SC/ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन हियर. क्लियर? अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सो चेयरपर्सन मेंबर ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक कमिटी हेड की जाती है, वो नाम सजेस्ट करते हैं, उस बेसिस पर रिकमेंड करते हैं और उस बेसिस पर जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट करते हैं. सो इस कमिटी में कौन कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी रहते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. टेन्योर क्या रहता है, चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द एनएचआरसी विल होल्ड द ऑफिस ऑफ 3 years टिल द एज ऑफ 70 years. 3 years और 70 years, ये याद रखना है आपको. क्लियर? चले फंक्शंस की अब बात करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन ऑन इट्स ओन ऑन अ पिटीशन बाय द विक्टिम. लेट सपोज मेरे ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, मैंने पिटीशन फाइल कर दिया, तो उसकी इंक्वायरी करना, कहाँ पर कैसे चीज़ें हुई हैं, ये पूरा काम किसका होता है, एनएचआरसी का. इंटरवीन द प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन पेंडिंग बिफोर द कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट. यहाँ पर विजिट एनी जेल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू स्टडी लिविंग कंडीशन ऑफ इनमेट्स. कोई भी प्रिजन है वहाँ पर जो भी आपके इनमेट्स हैं उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, क्योंकि भले वो प्रिजनर्स हैं लेकिन एक ह्यूमन राइट आपका होता है, तो उसका वायोलेशन तो नहीं हो रहा, ये एनएचआरसी हमारी देखती है. रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिव्यूइंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स टेररिज्म दैट इनहिबिट्स ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर जो इनहिबिट करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो CBC हमारे यहाँ पर है. इसका जेनेसिस कब होता है, 2001 में. पर्पस क्या है, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस. यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, 3 मेंबर्स आपके होते हैं, सपोर्टेड बाय द इंटरनल सेक्रेटरीट हेडेड बाय द सेक्रेटरी. यहाँ ठीक है, ये आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है विद फुल एग्जीक्यूटिव पावर है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये गोत कर्मयोगी, ये कर्मयोगी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार. अभी आगे भी है ये कर्मयोगी वाला जो टॉपिक है ना, आगे आपको मिलेगा. तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. तो ये डेवलप किया गया है कि जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है फॉर द मिशन कर्मयोगी रिफर इन्फोग्राफिक्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस. ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो सेंट्रल बेसलाइन है, स्टैब्लिश बेसलाइन कैपेसिटी इन सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्टैंडर्डाइज सिविल सर्विस ट्रेनिंग को हमें स्टैंडर्डाइज करना है एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अदर इंपॉर्टेंट बॉडी जो न्यूज़ में है, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी. वेट अ मिनट, या दिस इज अ कैग हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148 बाय द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, यहाँ पर जो कैग के जो पर्सन होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. इनका टेन्योर 6 years का होता है. ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ पावर और जो कंडीशंस है सर्विंग एक्ट 1971 से इनकी लिस्टेड है यहाँ पर. ठीक है, ड्यूटी क्या क्या है, कैग. अब जैसे कैग आपको पता है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, पब्लिक अकाउंट्स हैं, मिनिस्टर का जो भी सारी चीज़ें हैं वो कैग यहाँ पर देखती है. कितना क्या यहाँ पर खर्चा किया, कैसा क्या पूरी चीज़ है वो कैग के द्वारा यहाँ पर देखे जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन द कंट्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 76 विच प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. एलिजिबिलिटी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. अगर यहाँ पर
मैं सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए क्वालिफाइड हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर है इनका। और फिर वही बेसिक्स है, आप इंडियन के सिटीजन होने चाहिए एंड हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years एंड एडवोकेट इन सेम सम ऑफ हाई कोर्ट 10 years से ज़्यादा आप किसी भी एमिनेंट जूरिस्ट के अंडर में बहुत ही अच्छे एडवोकेट रहे हों 10 सालों तक हाई कोर्ट में, तो आप क्या बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। रिमूवल की बात करते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस कोई फिक्स नहीं है इनका। रिमूवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर रिमूवल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि इनको कैसे रिमूव करना है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। राइट्स की बात करते हैं, राइट्स ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडियन टेरिटरी, right to speak and take parts in the proceedings of both the house and their joint sitting and any committees of parliament, ये important है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। enjoy all privileges and immunities that are available to the member of parliament, यहाँ पर। ठीक है, ये important है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंपोजिशन हम बात कर लेते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन है हमारे एंड 3 अदर मेंबर्स हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर क्या है आपका, 3 years का आपका टेन्योर है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मोर देन 2 terms। ठीक है, फिर नेशनल मेडिकल कमीशन, ये इसके 5 years कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ओके, नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर। सो स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स इन 2020। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मतलब ये जो बॉडी कमीशन है इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर रिप्लेस करके एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर वॉज डिसॉल्व, उसको रिप्लेस करके हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन यहाँ पर आई है। फंक्शंस क्या क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, ले डाउन पॉलिसीज, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन मेडिकल एजुकेशन, रेगुलेट इंस्टीट्यूशन इन रिसर्च एंड प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्लानिंग, मैप हेल्थ केयर नीड्स एंड रिसोर्स इफेक्टिवली, कोऑर्डिनेशन, इंश्योर स्मूथ functioning of board and council, oversight, monitor compliance and handles appeal efficiency, ethics, fee regulation, licensing का पूरा ये काम यहाँ पर देखते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं वो देख लेते हैं। तो अभी हम डिटेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए कि लेट सपोज डिटेंशन इज अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑन अ रीजनेबल अपीयरेंस ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस इन पब्लिक ऑर्डर। मतलब कि वो ऐसी एक्टिविटी कर सकता है कि जिससे पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, डेंजरस हो सकती है उसकी एक्टिविटी, तो उसको हमने डिटेन करके पहले से ही मतलब पकड़ के रख लिया कि वो ना करे आगे। ठीक है, सो लॉ दैट परमिट प्रिवेंटन, यहाँ पे आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, सेक्शन 168 172 डील करता है प्रिवेंटिव एक्शंस यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के। सो आपको राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द अरेस्ट। अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर आर्टिकल 222 जो है आपका सब क्लॉज 1, हम मुझे ये बताया जाए कि आप अरेस्ट कर क्यों रहे हैं, मुझे क्यों डिटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 है प्यूनिटिव डिटेंशन का है, ना पुनिटिव डिटेंशन का है, ना कि प्रिवेंटिव का, तो ये आपको याद रखना है। फिर आर्टिकल 22 जो सब क्लॉज 4 है, डिटेंशन बियॉन्ड 3 months रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। अगर आप मुझे 3 महीने से ज़्यादा के लिए रख रहे हो तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेकर आना होगा, तभी आप मुझे 3 महीने तक रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं, उससे बाहर नहीं। ठीक है, ये है आपका। चलिए फिर हम बात करते हैं पर्सनालिटी राइट्स। पर्सनालिटी राइट्स क्या है, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट प्रोटेक्ट पर्सनालिटी राइट्स ऑफ सदगुरु जग्गी वासुदेव फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड विया AI बाय वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म। कई बार होता है ना, हम होता क्या अभी हो ही रहा है, हम कितना ज़्यादा AI का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आपके सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं, है ना, तो कुछ उनका वीडियोस बना दिया, उनका वीडियोस है मॉफ कर दिया, सारी चीज़ें करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उसे मतलब कि क्या किया है आपका, प्रोटेक्ट किया है। यस,
ये किसके अंडर आता है? राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ये आपका पुट्टा स्वामी केस 2017 बहुत फेमस केस है, याद ही होगा। 2025 में क्वेश्चन आ चुका है इससे, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है। फोन टैपिंग क्या है? सो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट हैज held that individual's phone cannot be tapped in a secret operation to detect the commission of crime and the same would violate the individual's fundamental right to privacy। ऐसा नहीं है, लेट सपोज यहाँ पर कोई सीबीआई है, फिर कोई भी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब उनको मेरे ऊपर यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही टैप कर लिया। सो यू कैन नॉट डू दिस, राइट। दिस इज, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी अभी जो मैंने डिस्कस किया है ना, अभी हमने डिस्कस किया जो, वो उसका क्या है? वॉल्यूशन है। सो यू कैन नॉट डू दिस विदाउट माई परमिशन। ओके, सो ये आपको याद रखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर नार्को टेस्ट, ये भी आपका मेंस का टॉपिक है बेटा, बिल्कुल भी मतलब अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आई विल जस्ट सजेस्ट हियर, बट एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न पटना हाई कोर्ट ऑर्डर विच अलाउ नार्को टेस्ट ऑन ऑल एक्यूज्ड एंड विटनेसेस। नार्को टेस्ट एनालिसिस में क्या होता है? यहाँ पर जो सोडियम पेंटोथल, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड हियर? ओके, सो इसका क्या करते हैं, इसका हाई डोज दिया जाता है, जिसे हम जनरल एनेस्थेशिया भी कहते हैं, और सर्जरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। हाई डोज दिया जाता है, तो जैसे नशे में हो जाते हैं तो जो भी रहता है वो सच बोल देते हैं, है ना। जैसे अल्कोहल ड्रिंक कर लिया, शराब पी ली, बहुत टन्नो हो गए, है ना, तो जो भी मन में आता है, जो भी आपके माइंड में होता है, दिल में होता है, हम सारी चीज़ें सच बोलते हैं, तो ये होता है आपका नार्को टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, ये पूरा आपका मेंस का टॉपिक है। ठीक है, ये पूरा मेंस का टॉपिक है। वहां पर आप लिखोगे अपने आंसर्स में कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें, बट हम इसको एक बार बस गो थ्रू करेंगे, हमारा एक ग्लैंस होगा, सो दैट आपको ये ना लगे कि हमने कुछ भी मिस किया है ना। हम मिस कुछ भी नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन आई एम राइटिंग मेंस, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसे पढ़ना है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, देखिए, inclusion digital access part of article 21 supreme court recently supreme court in Amar Jain versus Union of India and ORS judgment held that inclusion and meaningful digital access to e-governance and fair delivery system is a part of a fundamental right to life and liberty। ठीक है, सो अभी यहाँ पर जजमेंट के की हाईलाइट्स क्या है? डायरेक्टेड टू रिविजिट डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स, जो आपके केवाईसी नॉर्म्स इन्हें रिविजिट करना है। तो केवाईसी में क्या क्या आपका फेशियल आ जाता है ना। सो टू इनेबल पर्सन विद फेशियल डिसफिगरेशन ड्यू टू एसिड अटैक और विजुअल इम्पेयरमेंट टू एक्सेस बैंकिंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब देखो केवाईसी में हमारा फेशियल होता है, थंब वगैरह, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ तो उसका तो फेस पूरा ही वो हो चुका है ना, बिगड़ चुका है, हाथ उसमें जो है तो जल जाते हैं, कट्स लग जाते हैं कई बार, तो ये भी यहाँ पर है, तो उसे रिविजिट करना। अंडर राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कोर्ट इशू 20 डायरेक्शंस टू मेक ई केवाईसी प्रोसेस एक्सेसिबल टू दे। तो ऐसे पर्सन के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 डायरेक्शंस दिए हैं जिससे कि जो पर्सन है वो ई केवाईसी की प्रोसेस को एक्सेसिबल कर सकता है। क्लियर हुआ ये आपको? ये हमारे पार्ट 21 राइट टू डिजिटल एक्सेस एमरजेंस एज एन इंस्ट्रक्टिव कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो लोकसभा ने यहाँ पर बिल पास किया है एसटी रिजर्वेशन इन लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनिमी प्रोटेक्शन एक्ट 1968। डू नॉट फोमो में मत चले जाना बस। ठीक है, सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसमिस्ड एन एक्टर्स ऑब्जेक्शन टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर नोटिफाइंग हिज प्रॉपर्टी अंडर एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट 1968। तो यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट का कहा। अब ये एनिमी क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? तो एनिमी क्या होता है? एज अ कंट्री, मतलब एनिमी क्या है? एक ऐसी कंट्री है और उसके सिटीजन्स दैट कमिटेड एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। मतलब लेट सपोज चाइना पाकिस्तान है, वो इंडिया में एक्सटर्नल अग्रेशन कमिट करते ही रहते हैं, तो वो हमारे एनिमी हैं। सो एनिमी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग बिलोंगिंग और हेल्ड और मैनेज बाय बिहाफ ऑफ एन एनिमी। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनके बिहाफ में मैनेज की जा रही, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? आपकी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज एनिमी प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 301 ये क्या है, हमारा न्यूज़ में है अभी ये। तो स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस रुकमा केश मिश्रा, Supreme Court clarified that Article 311 subclause 1 does not require appointing authority approval to initiate disciplinary proceedings। ठीक है, सो आर्टिकल 301 क्या कहता है, ये डील करता है आपका डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन द रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉय इन सिविल कैपिटल्स अंडर द यूनियन स्टेट। मतलब कि लेट सपोज आप कल को आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो क्या आपकी जो पोस्ट है उसको डिमिनिश कर दिया मतलब क्या कम किया जा सकता है कि आपको किसी दूसरी पोस्ट में डाल जाए जो उससे बिलो हो आईएएस? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, सो अंडर आर्टिकल 311(1) मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कैन नॉट बी डिमिस्ड और रिमूव बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 311 subclause 2 member of civil service can be dismissed, removed or reduced in rank after according him or her reasonable opportunities of being heard post एन इंक्वायरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जुडिशरी में आपका क्या आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 121 प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 33 जजेस। ठीक है, याद रखना टोटल कितने होते हैं आपके, 34 जजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, आर्टिकल 124(2) प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सीजेआई को अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 124। पीवाईक्यू आ चुका है इससे रिलेटेड, क्लियर। टेन्योर क्या आपका 65 ईयर्स होता है। अब सीजेआई के लिए यहाँ पर एक कमेटी भी है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है, कैसे अपॉइंट करते हैं। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हमारा कोलिजियम सिस्टम चलता है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए हमारा कोलिजियम सिस्टम चलता है। अभी कोलिजियम सिस्टम आप हमारा 3 जजेस केस हुए थे उसके थ्रू आया था। फर्स्ट जज केस आपका 1981 में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजेआई टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड और कॉगेंट रीजन देयर बाय गिवन बाय ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। तो फर्स्ट जज केस में ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो सीजेआई ने रिकमेंडेशन दी है प्रेसिडेंट को तो उसको रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड जज केस फिर यहाँ पर आता है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सीजीआई ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जज ओवरऑल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। तो सेकंड जज केस में ये होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, वो क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 आपके जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और किसी भी जज का जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है आपका और ट्रांसफ़र करना है वो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 3 जज केस। तो इसमें क्या होता है, हमारे CGI should consult with 4 senior most judges, Supreme Court judges for his opinion on judicial appointment and transfer। पहले 2 के साथ था, फिर वो 2 से बढ़ के आपका जो कोलिजन है वो बढ़ गया, 4 जजेस आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में यहाँ पर होता है अ सिस्टम वेयर सीनियर जज रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ द हायर जुडिशरी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए सीजेआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। दिस इज सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है। अगर आपको हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है तो यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं, नेम को प्रपोज करते हैं, ये आपको याद रखना है। रिमूवल कैसे होता है, सो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, देखो सारे 124 ही हैं, बस क्लॉज में डिफरेंस है तो कंफ्यूज नहीं होना है। डील विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर ग्राउंड जो है वो डिफाइन नहीं किए हैं, ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो ग्राउंड्स हैं वो डिफाइन नहीं है। फिर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 आ जाता है, डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रोसीजर्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो वो सारी चीज़ें सेम आ जाती हैं। फिर आर्टिकल 217 क्या है, डील्स विद द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है वो उससे डील करता है। इट स्टेट दैट हाई कोर्ट judge may be removed from his office by the president in the manner provided in article 112 for removal of the judge on the supreme court। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया
तो पहले अब रिमूव करना है कैसे, मोशन इनिशिएट होता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी आपकी होती है, 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, तो जो भी चार्जेस यहाँ पर जजेस के ऊपर लगे उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है, मोशन पास होता है दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है, प्रेसिडेंट अपना फाइनल ऑर्डर यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं वेदर दिस जज शुड बी रिमूव्ड और नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। चलो अभी हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की। अब ट्राइब्यूनल्स क्या है यहाँ पर, तो देखो कोर्ट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, अभी पता नहीं आपके 10 साल 20 साल ऐसे ऐसे केसेस भी हमारे पेंडिंग रहते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, अब जजेस क्या होते हैं, जजेस का भी ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक, जैसे लेट सपोज आपको इन्वॉल्वमेंट का इतना वो नहीं है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम ट्राइब्यूनल्स फॉर्म करते हैं कि जो आपके कुछ ऐसे स्पेशल केसेस आते हैं, लेट सपोज इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड कोई केस आ गया और उसमें हमें क्विक डिसीजन की हमें ज़रूरत है ना, जुडिशरी उसमें ज़रूरत है, तो हम ट्राइब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट ARC 1969 में था, उन्होंने आप इसको रिकमेंड किया था। तो 42nd अमेंडमेंट हमारा होता है 1976, सेट अप द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन द स्वर्ण सिंह कमेटी के उन्होंने किया था। सो फाइनेंस एक्ट है 2017, रीऑर्गेनाइज ट्राइब्यूनल रिड्यूसिंग देयर नंबर फ्रॉम 26 to 19 हियर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो आर्टिकल 223A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT established under this, आर्टिकल 223B ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, और यहाँ पर 200 मैटर आर्टिकल 200 जो भी आपके एक्सक्लूसिव ऐसे मैटर्स है 7 शेड्यूल्स में, इसके लिए भी आप ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर। फिर CAT की बात करते हैं, जुडिशल, तो सर्विस मैटर्स, रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, कंडीशन सर्विस, पब्लिक सर्वेंट्स, यूनियन अथॉरिटीज़ यहाँ पर आपका आ जाता है। ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, डिफाइन ट्रिब्यूनल्स हैव अपैलेट ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा लीगल एड इन इंडिया। लीगल एड क्या होता है, लीगल एड मतलब ऐसा होता है कि लेट सपोज कोई बहुत सारे नहीं सॉरी, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है बहुत गरीब है ना, उसका कोई केस वगैरह है, वो नहीं लड़ सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी लॉयर को हायर कर सके, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको लॉयर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड लीगल एड। तो ये सब मैंने एक एग्जाम्पल दिया जिस तरीके से लीगल एड आपका होता है। सो आर्टिकल 39A इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मैंडेट अ स्टेट टू सिक्योर फ्री लीगल एड। ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड फंडामेंटल राइट, जिससे हमारी जो लाइफ टू लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको इम्प्लिसिट करने के लिए। आर्टिकल 22(1) यहाँ पर आ जाता है, गारंटी द राइट टू पर्सन एंड अरेस्टेड टू बी कंसल्टेड एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिज और हर चॉइस। लेट सपोज मेरे पास नहीं है इतने पैसे, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, को जो आपका लीगल प्रैक्टिशनर्स होगा वो मेरा केस डिफेंड करेगा। आर्टिकल 14 इंश्योर नो पर्सन इज डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन इंडिया। ठीक है, तो ये है आपका लीगल एड। बस इतना ही याद रखना है आपको। फॉर लीगल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये ज़रूर है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर LCA लीगल एक्ट, लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फंक्शन क्या है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस एंड फ्रेम इफेक्टिव स्कीम फॉर SLS टू इम्प्लीमेंट लीगल सर्विस प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटलमेंट हो जाए। अब एलिजिबिलिटी फॉर लीगल फ्री लीगल एड, अब यहाँ पर लीगल एड के लिए यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल हैं, तो विमेन एंड चिल्ड्रेन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मैटर्निटी, इल एंड अदरवाइज डिसेबल्ड जो पर्सन है। ठीक है, उसके बाद विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग, बेगर अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, वॉयलेंस, फूड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है, तो ये सारे पर्सन क्या हैं, लीगल एड के लिए यहाँ पर आपके एलिजिबल हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ADR क्या है, मतलब कि सिर्फ कोर्ट में ही जाके ऐसा ना हो कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, उससे बाहर जो है कुछ अल्टरनेटिव्स हमारे पास है जिससे कि आपका जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व किया, दैट इज ADR। आर्बिट्रेटर मतलब न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रेंडर होता है, जिसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, कॉल्ड एन अवार्ड आफ्टर एविडेंसेस प्रेजेंटेड, मतलब A और B के बीच में हो गई है लड़ाई, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेटर होगा,
वो रिजॉल्व करेगा, जो भी उसके पास एविडेंस प्रेजेंट किया जाएंगे उस बेसिस पर वो यहाँ पर डिसीजन देगा और उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। मेडिटेशन फ्लेक्सिबल होता है, नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होती है, वेयर अ न्यूट्रल पार्टीज फैसिलिटेट्स डिस्कशन। ठीक है, लेट सपोज आपने ये मेडिटेशन का देखा होगा, दो कंट्रीज यहाँ पर फाइट कर रही हैं तो तीसरी कंट्री उसको मेडिटेट करती है कि आप लोग लड़ाई मत करो, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मतलब केसेस में भी होता है। कॉन्सिलेशन नेगोशिएशन भी होता है और कोलैबोरेटिव यहाँ पर लॉ है। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोर्ट एम्पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड, देखो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये ना मेंस का टॉपिक है आपका, मेंस में आप लिखेंगे ये सब। ठीक है, लोक अदालत है तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज। वेरी नाइस, ये आपका हो सकता है, बट ये भी आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, मेंस में ऐसा पूछा नहीं जा सकता, बट फिर भी आप इसको याद रखें। लोक अदालत क्या है आपका, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो ये आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस है, इसके अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में आता है। 2002 में द एक्ट वॉज अमेंडेड टू एस्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विच आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पावर्स क्या क्या है, दे आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 908, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड इट इज़ द सेम पावर एज अ सिविल कोड। जितनी पावर आपकी सिविल कोड के पास है उतनी पावर आपकी लोक अदालत के पास भी है, अंडर CPC 908 हियर। ठीक है, कोड ऑफ प्रोसीजर एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। ठीक है, एनी डिस्प्यूट, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपकी, तो कोर्ट के बाहर कोई भी केस आपका है तो उसको भी ये क्या कर सकते हैं, उसकी पेंडिंग है तो उस केसेस की सुनवाई कर सकते हैं। एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट, मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट है अभी तक कोर्ट में वो आया ही नहीं तो आप लोक अदालत में जाके क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये भी आपका पूरा मेंस का टॉपिक है, नो नीड एट ऑल। ठीक है, राइट नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो जस्ट स्किप दिस। ठीक है, E0 FIR क्या है आपका, तो 0 FIR पहले क्या होता था, लेट सपोज ये आपका A पार्ट है, एरिया A है, ये दूसरा एरिया B है। मैंने मतलब क्राइम जो हुआ है वो A एरिया का है, लेकिन मैंने रिपोर्ट कर दी कहाँ पर, मैं इसके पास में थी, मैं A एरिया से बिलोंग करती थी, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट है वो B एरिया में यहाँ पर फाइल की। तो यहाँ का जो पुलिसमैन है वो ये बोलेंगे कि ये जो केस है वो हमारे स्टेशन का नहीं है, आप A एरिया में जाइए। तो इस केस में फिर क्या होता है, इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि आप पहले एक जो FIR है फाइल कर लीजिए B एरिया में, तो ये जो FIR होगी आपकी वो 0 FIR कंसिडर की जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो केस है वो जिस एरिया से बिलोंग करता है A एरिया का है, तो आप उसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अभी क्या हुआ है, E0 FIR लॉन्च हुआ है। सो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू E0 FIR इनिशिएटिव लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली। एम क्या है इसका, ईज रिपोर्टिंग एंड प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन कंप्लेंट्स रिलेटेड टू साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स रिलेटेड। कोई भी आपका ऐसा एक्शन है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। 0 FIR क्या है, 0 FIR is the mode of logging FIR in any police station irrespective of the offence committed in that area or any other area of jurisdiction। ठीक है, अगर वही बताया मैंने आपको कि अगर ये एरिया आपके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा फिर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, FIR को रजिस्टर कर लीजिए पुलिस स्टेशन में, फिर वो रेफर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आपकी क्या है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, आपके 15th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, आर्टिकल 324-29 PYQ हो रह चुका है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आपके पॉलिटी से उठा के पूछ लेते हैं वो। कंपोजिशन क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर आपके होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, इसको देख लेते हैं। सो ECI हैज़ आइडेंटिफाई अनदर 476 रजिस्टर्ड unrecognized political parties possible delisting as part of its process to clean up the electoral system। ठीक है, तो ऐसी political parties रजिस्टर्ड विद ECI बट लैक रिकॉग्निशन एज अ स्टेट और नेशनल पार्टी। मतलब हमने क्या किया, लेट सपोज मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने रजिस्टर्ड भी कर दिया,
ठीक है, हमने हमारी जो पार्टी थी हमने रजिस्टर कर दिया, लेकिन हम एज अ स्टेट और नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, तो ये आपकी हो जाती हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये आप यहाँ देख लीजिए। तो जो आपकी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इनका जो रिकॉग्निशन स्टेटस होता है रजिस्टर्ड विद ईसीआई, ये रजिस्टर्ड तो होती है अंडर आर्टिकल 29, लेकिन ये जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो आपकी स्टेट और नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होती हैं। इलेक्शन सिंबल जो होता है प्रेफरेंस ऑफ मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन, यहाँ पर जो रिजर्व सिंबल होता है ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन आप वही यूज़ कर सकते हैं। इलेक्शन पर्क्स, यहाँ पर 10 प्रपोजल्स आर नीडेड कॉमन सिंबल फॉर कंटेस्टिंग जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, मैक्सिमम 20 आपके स्टार कैंपेन्स होने चाहिए, और रिकॉग्नाइज में 40 स्टार कैंपेन्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपका क्या है। सो व्हाट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है आपका, देखिए आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा, यहाँ पर वो हमारे BLO आते हैं घर घर आके आपको एक फॉर्म फिल देकर गए होंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना है ना। तो उस फॉर्म में भी क्या है, आप 2003 की आपकी वोटर लिस्ट में जो भी आपका नाम है, एड्रेस है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपका जो ID प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि ठीक है, हम ID प्रूफ के लिए इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि आप आधार कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि आप आधार कार्ड को भी एज ID प्रूफ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये दिस इज एक टोरल रोल ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड एज अ इलेक्टोरल डिसाइडिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मतलब मैं वोट करती हूँ, मेरा नाम लिस्ट में है, लेट्स सपोज डुप्लीकेसी ना हो, कई बार ऐसा होता है ना डुप्लीकेसी होती है, हम एक ही पर्सन है वो 2-3 जगह वोट करता रहता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो इस सारी चीज़ें के लिए यहाँ पर आपका क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। तो अभी यहाँ पर ये कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी में यहाँ पर आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, इट इज़ लीगली बैक्ड बाय द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका रिमूवल कैसे हो सकता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो हम देखते हैं। सो इनका हम बात करें, 2003 एक्ट प्रोवाइड्स मोर ऑटोनॉमी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अंडर द एक्ट। सो EC इंजॉय सुप्रीम कोर्ट जज लेवल, उनकी सैलरी और जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है। ग्रांटेड मिनिमम एंड फ्रॉम सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग फोर्स ऑफिशियल ड्यूटीज, सर्च एंड सिलेक्शन कमिटीज़ एंड फॉर अपॉइंटमेंट, फिक्स टेन्योर यहाँ पर इनका होता है, मतलब ऐसा नहीं कि टेन्योर फिक्स नहीं, तो फिक्स होता है। रिमूवल की प्रोसेस क्या है, रिमूव द ऑफिस इन लाइक मैनर और लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से जो पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पासिस एन ऑर्डर रिमूविंग द EC से, तो यहाँ पर पूरा प्रेसिडेंट लास्ट में यहाँ पर आपका जाके होता है, कमेटी यहाँ पर पूरी इंक्वायरी करती है, जो भी चार्ज होते हैं पहले वो हाउस में जाता है जो है ना, तो मोशन यहाँ पर होता है आइदर ऑफ द हाउस। ठीक है, वन मोशन एक बार एडमिट हो गया तो कमेटी यहाँ पर इंक्वायर होती है, यहाँ पर कमेटी होती है, पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर वो 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग आपका जो है उससे पास हो जाता है, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है आपका मोशन, और जब प्रेसिडेंट उसे फाइनल अप्रूवल दे देते हैं तो फिर यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं की इनिशिएटिव्स इन न्यूज़ ECI एंड नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है, ड्यूरिंग द रीसेंट बाय इलेक्शन ऑफ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, सो वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टाइमली वोटर टर्नआउट रिपोर्ट है अंडर conduct of election rules 1961, presiding officer must provide form 17C टू बूथ लेवल एजेंट आफ्टर पोल्स ईयर। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपडेट वोटर टर्नआउट डेटा एवरी 2 आवर्स फॉर ऑन अ पोलिंग डे, है ना, पोलिंग डे जिस दिन वोटिंग हो रहा है तो जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो हर उसमें क्या कर आपको अपडेट करते रहना है। ओनली डेजिग्नेटेड EC ऑफिशियल कैन एंटर द डेटा टू इंश्योर एक्यूरेसी। यहाँ पर फास्ट इंडेक्स आपका कार्ड पॉपुलेशन है 72 आवर्स रिजल्ट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपका मेंस का है पूरा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्टल बैलेट क्या होता है? तो अलाउ वोटर टू कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पोस्टल बैलेट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना वोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि पोस्टल बैलेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। लेट सपोज कौन जो सर्विस वोटर है, जो आर्म फोर्सेस में अब उनकी ड्यूटी लगी हुई, उस दिन वो वोट नहीं कर सकते, है ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपका पोस्टल बैलेट होता है, तो उसमें वो दूसरे दिन या फिर कभी जो उनकी ड्यूटी लगने वाली होती है उससे पहले वो जाके क्या करते हैं, यहाँ पर वोटिंग वगैरह करके आ जाते हैं। तो ये होता है आपका पोस्टल बैलेट। स्पेशल वोट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और जो भी आपकी हाई रैंकिंग डिग्निटरीज और देयर स्पाउसेस हैं, वो यहाँ पर पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल होते हैं। एब्सेंटीज वोटर लाइक जितने भी आपके सीनियर्स हैं 85+ या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्टल बैलेट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है, पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल है। इलेक्शन ड्यूटीज़ पर्सनल, अब इलेक्शन जब हो रहे हैं तो ड्यूटी भी लगती है, तो उनके लिए भी आप ये जो भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, आपके पुलिस पर्सनल, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, सब पोस्टल बैलेट के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। इतना याद रखना है बस। फिर हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन मीन्स। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर योर मेंस ईयर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो थ्रू दीज सम प्रोविजंस हियर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, क्या क्या हमारे प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 248 रेसिडरी पावर रीसेट विद पार्लियामेंट। 49 लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। 50 सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट आइटम ड्यूरिंग एमरजेंसीज, एमरजेंसीज के टाइम पर जो स्टेट लिस्ट में चीज़ें हैं उसको लेजिस्लेट क्या कर सकता है, कौन, सेंटर, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 252 पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर स्टेट विद देयर कंसेंट, मतलब स्टेट की कंसेंट से पार्लियामेंट क्या कर सकता है, लॉ फ्रेम कर सकता है। 53 इंटरनेशनल ट्रीटीज ओवरराइड स्टेट पावर्स। ठीक है। 54 यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कभी भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है यूनियन लॉ में स्टेट लॉ में, तो कौन प्रिवेल करेगा, आपका यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं, आपका इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 263, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, टू फैसिलिटेट द, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, याद रखना, इंटर स्टेट काउंसिल। देन वी आर हैविंग अ जोनल काउंसिल, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। देन वी आर हैविंग नीति आयोग, GST Council and Decentralization 73rd and 74th Amendment empowers पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज एज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन लाइक हमारा जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है वो उसे हम एनहेंस कर सकें। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइक फिर भी उत्तराखंड को यहाँ पर 25 ईयर्स हो चुके हैं फॉर इट्स फॉर्मेशन, तो बस आपको ये याद रखना है आर्टिकल 3 कैसे होता है किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन। सो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, alteration of areas, boundaries और name of the existing state as per this। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर अपन कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ के तहत क्या कर सकते हैं, न्यू स्टेट यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आपका है फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म की बात की जा रही है। सो फॉर्मर RBI गवर्नर अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर कॉर्पोरेटिव अप्रोच फॉर इंडियाज फिजिकल। ठीक है, अब फिजिकल फेडरलिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, वो आप देख लीजिए। क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे फिजिकल फेडरलिज्म, 7th शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेलिनिएट टैक्स बेसिस बिटवीन यूनियन स्टेट, जो हमारा यहाँ पर होता है ना, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस आती हैं, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो 7th शेड्यूल आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो जो टैक्स यहाँ पर स्टेट का होते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आर्टिकल 269। GST डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर स्टेट, आर्टिकल 269A यस। टैक्स लेविड ऑन कलेक्टेड बाय द यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। ठीक है, जो यहाँ पर यूनियन टैक्स लगाती है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपका फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। ग्रांट इन एड्स, यहाँ पर सेंटर बाय स्टेट। ठीक है, बोरोविंग्स हमारी जो है, यूनियन गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन आउटसाइड कंट्री, विद इन और आउटसाइड कंट्री यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। बोरोविंग्स स्टेट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया, मतलब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट से यहाँ पे बोरो कर सकता है, ये आर्टिकल 293। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन नहीं पढ़ना है, हमारा 16th फाइनेंस कमीशन आ चुका है, हमें वो पढ़ना है। आप इसे
स्किप कीजिए, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ स्टेट रेवेन्यू, स्टेट के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलता है। सबसे पहले आता है आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। सो टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पर जो स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है, जिसमें वो इनकम टैक्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं इसके। फिर यहाँ पर टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर से भी यहाँ पर टैक्स का कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, तो कमोडिटीज़ और सर्विसेज पर। नॉन टैक्स डिविडेंड प्रॉफिट जो हो रहा है आपका पीएसी से, है ना। फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो फीस है वो। अब जो ग्रांट्स मिलते हैं, लेट सपोज किसी भी स्टेट में कोई भी आपका डिजास्टर हो गया तो उसके लिए ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोकल बॉडीज़ को ग्रांट प्रोवाइड किए जाते हैं, रेवेन्यू और ग्रांट्स इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, बस ये याद रखना, वैसे ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहा है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। एक्सक्लूजन ऑफ, यहाँ पर जो कोर्ट है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, आपका क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसके लिए हमारा रिवर बोर्ड है, एक्ट 1956, स्टेट वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 1956 है। रिवर बोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैब्लिश रिवर बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाता है, कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है ये ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट और 56 की क्या बात करते हैं, रेगुलेट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर। अभी इंटर स्टेट रिवर क्या है, लेट सपोज यहाँ से एक रिवर आ रही है, ये किसी और स्टेट के, अब ये स्टेट रिवर को तो बाउंड्री का आइडिया नहीं है, वो तो फ्लो हो रही है, तो ये जो डिस्प्यूट होता है रिवर्स का बिटवीन द स्टेट्स, दिस इज व्हाट, कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो वो जो डिस्प्यूट है, तो उसके लिए ये हमारा फ्रेमवर्क है। फिर हमारा जो एंट्री 7 है स्टेट लिस्ट की, तो ये किसकी बात करता है, वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड एटसेट्रा, तो ये हमारा लिस्ट 1 में आता है, सिंपल बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल, ठीक है, ये पूरा आपका मेंस का है, दिस इज ऑल मेंस हियर, ठीक है। ये जो बिल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, आप ये पूरा मेंस में ही करेंगे, यहाँ पर तो कोई नीड नहीं है। तो देख लेते हैं इसका एक बार क्या है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड अ लार्ज part of the Digital Personal DPDP Act 2023. It has also notified Digital Personal Data Protection Act Rule 2025, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, अप्लाइज टू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेस इन इंडिया, डिजिटल और डिजिटलाइज, ठीक है। कंसेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी होगा, ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा, राइट्स क्या है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, करेक्शन, इरेश्योर, ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल, नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ड्यूटी की बात करते हैं, नो फॉल्स फ्रिवलेस कंप्लेन और फॉल्स पर्टिकुलर्स, ठीक है। पेनाल्टी वॉलेशन की बात करते हैं, अप टू 10,000 का है यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है DPDP रूल्स 2025। अब ये तो पुराना है, ये नया वाला देखो आप, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज देयर डेटा राइट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। आप नॉमिनेट कर सकते हो, लेट सपोज मेरा कोई भी डेटा है तो मैंने किसी को नॉमिनेट कर दिया कि वो मेरे बिहाफ में मेरा डेटा क्या कर सकता है, यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकता है। राइट टू गिव और रिफ्यूज़ कंसेंट, अब ये मेरा राइट है, मैं चाहूँ तो उसे कंसेंट दूँ या फिर ना दूँ कंसेंट, ठीक है। विड्रॉल कंसेंट बाय एनी टाइम। राइट टू नो हाउ टू पर्सनल डेटा इज़ यूज, ये मेरा राइट है कि मैं मेरा डेटा जो है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू करेक्ट और अपडेट, राइट टू इरेज पर्सनल डेटा, ये हमारी पूरी सर्टेन सिचुएशन में हमें डेटा को इरेज करना है तो वी कैन डू, दिस इज़ आवर राइट है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट, ये पहले भी आ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। फिर आपका ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आपका 2025, उसे प्रमोट करने की बात की जा रही है और रेगुलेशन की भी बात हो रही है, तो किस तरीके से हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन है हम उसे किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यू ऑनलाइन गेमिंग लैंडस्केप यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम, ऑनलाइन मनी गेम भी यहाँ पर है, ठीक है। तो उसे रेगुलेट रूल्स क्या क्या हैं, एब्सोल्यूट बैन ऑन ऑनलाइन मनी गेम्स, जो आपके ऑनलाइन मनी गेम्स उसे एब्सोल्यूट प्रोहिबिट रियल मनी गेम्स, देयर एड्स एंड रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सीवियर पेनल्टीज फॉर ऑफरिंग मनी गेम्स, अप टू 3 year imprisonment प्लस फाइन ऑफ 1 crore रुपीज़। नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी इज बीइंग फॉर्म्ड, यहाँ पर फॉर्म की जा रही है,
ठीक है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। ये हमारा मेंस का टॉपिक है। आई एम जस्ट राइटिंग मेंस हियर बिकॉज कोई रिलेवेंस नहीं है अभी आपके लिए इसका। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस नेशनल बॉडीज अभी आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है प्लीज़ के। अभी यहाँ पर जो हमारी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको 5 years हो चुके हैं। 2020 में इसे क्या हुआ था कंप्लीट, मतलब आपका नया आया था। तो कस्तूरी रंजन कमेटी ने यहाँ पर ड्राफ्ट किया था इंडियाज़ थर्ड एजुकेशन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। उससे पहले हमारी 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ थी। कौन कौन सी? एक 1968 में आई थी, 1986 में आई थी, और मॉडिफाई किया गया था 1992 में इसे मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं NEP के हमारे क्या क्या है। हमारा जो स्कूल एजुकेशन है इसमें ECC नेशनल सर्कुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 8 years तक का है आपका। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म एंड विथ 133 लैंग्वेजेस है। करिकुलम स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए? 5+3+3+4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा ऐसा होना चाहिए, NCERT बेस्ड होना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की जा रही है। मदर टंग और आपकी जो लोकल लैंग्वेजेस है मीडियम टिल grade 5, प्रेफरली grade 8+ यहाँ पर आप प्रेफर करते हैं। ठीक है, असेसमेंट रिफॉर्म की बात की गई। पाराक एज अ नेशनल असेसमेंट एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आपकी है। टीचर्स प्यूपल टीचर्स रेशियो 30:1 यहाँ पर है। मिनिमम 50 hours कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनुअली। ठीक है, ये याद रखना। तो हमारा टारगेट क्या था? यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल्स, 100% GR प्री स्कूल टू सेकेंडरी, 6% पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन % ऑफ GDP, 50% GR इन हायर एजुकेशन, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, at least 50% learner through schools and higher education to have exposure to vocational education by 2025। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हमारा 2005 है, इसको 20 years कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, बस एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। वाइड डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी आस्क्ड हियर। सो इंक्लूड actual abuse or threat of abuse including physical, sexual, emotional, verbal, economic abuse, harassment by the way of unlawful dowry demand to women victim to her relatives। ठीक है, फिर स्कोप क्या क्या है? applies to all women in domestic relationship, marriage, live-in relationships, families ties and shared household। ये याद रखना है। ठीक है, राइट ऑफ विमेन्स, राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। ऐसा नहीं कि ये घर किसी और के नाम पे, नहीं, आप भी रह सकते हैं। प्रोवाइड टेम्प्रेरी कस्टडी टू चाइल्ड, रिलीफ इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑर्डर्स टू प्रिवेंट एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मॉनेटरी ऑर्डर्स फॉर मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन, कंपनसेशन ऑर्डर फॉर डैमेज कॉज फॉर हर टू हर। ठीक है, ये फिर आ जाता है आपका पॉश एक्ट। पॉश एक्ट क्या है आपका? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द एम्बिट ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस। तो इसमें क्या इंक्रीज किया है कि अभी तक ये था कि ऑफिस में अगर कोई सेक्शुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप ICC जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपके साथ यहाँ पर कोई भी पर्सन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो वो आपको हैरेस कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ICC में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इट इनेबल ICC टू कॉन्स्टिट्यूट एट एग्रीवेट वुमेन वर्क प्लेस टू एक्सरसाइज जुडिशियल ओवर एन एम्प्लॉय ऑफ द डिफरेंट वर्क प्लेस। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डिफरेंट वर्क प्लेस हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जेनेसिस कब हुआ था? विशाखा गाइडलाइंस, याद होगा 1997 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आपका FCRA एक्ट 2010 है। तो ये इसमें जो फॉरेन फंड्स होते हैं तो इसके लिए आपको मैंडेटरी आधार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, है ना, उनको जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें। अब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन रिसीव नहीं कर सकता है? जो आपके कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए, जजेस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, मतलब कि उसके लिए एलिजिबल नहीं, रिसीव नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, है ना, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज जो हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो FCRA का अकाउंट बनता है यहाँ पर, इसकी जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली में जो ब्रांच, वहाँ पर वो रिसीव होता है फंड। ठीक है, ये आपको है। तो जो जिसके लिए, जिस पर्पज़ के लिए फ़ंड आपने रिसीव किया, आपको उसी पर्पज़ के लिए क्या करना है, उसे यहाँ पर एक्सपेंड करना है। फिर हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर आ चुका है 25
ठीक है, ये अभी पास हो गया है। तो इसमें क्या है, फोकस क्या था, इंप्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज, स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट एंड एफिशिएंट सर्विंग मैकेनिज्म, क्रिएशन ऑफ वर्क, ओनली अ लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर कैन क्रिएट अ वर्क, वर्क अलाल औलाद कैन नॉट डिनाई इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ आयर इंक्लूडिंग वेमेन। यहाँ पर अब वेमेन के राइट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए फिर ये आपका आ जाता है गवर्नेंस एंड सोशल इशू। तो सेंसस आपके 2027 में सेंसस होंगे। पहले आपका डिजिटल होगा जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके हम सेंसस करेंगे। उसके बाद फिर आपका जिसमें कास्ट और सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो याद रखना है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 246 के अंडर में आता है। सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट है हमारा, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें हमारा रजिस्ट्रार्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर भी हैं, यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो अपॉइंटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। आधार एक हमारा क्या है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसमें आपका 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एंड नो रेसिडेंट कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर सिंस इट इज लिंक्ड विद इंडिविजुअल्स बायोमेट्रिक। इसमें आपका देखा होगा कि आपके आईज, थंब पूरा बायोमेट्रिक होता है, तो ये यूनिक नंबर है, ये याद रखना। ठीक है, दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी established in 2016 अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, हमें ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरसीज सिटीजन नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जाम्पशन ऑर्डर 2025 नॉट इम्पॉर्टेंट। लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, तो इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि जो लैंड रजिस्ट्रेशन बस है, रजिस्ट्रेशन करवाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका पूरा यहाँ पर जो नॉमिनेशन वगैरह सारी चीज़ें करवानी होगी, तभी क्या होगा वो आपका ये होगा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समनुल्लाह स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हैज़ कॉल्ड फॉर अ फंडामेंटल रिफॉर्म इन द कंट्रीज लैंड रजिस्ट्रेशन एंड टाइलिंग सिस्टम हियर। ठीक है, चलिए 5 years ऑफ स्वामित्रा स्कीम को 5 years हो चुके हैं। तो इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एम्पावर सिटीजन विद प्रॉपर्टी एसेट्स, प्रॉपर्टी टैक्स फंड लोकल गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, एक्यूरेट अकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपके हो रहे हैं, सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल GPDP प्रिपरेशन, इंप्रूव स्पेशल डेटा फॉर प्लानिंग किया। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर हमारा जाता है ट्राइबल गवर्नेंस। ये गवर्नेंस आपका ये मेंस का टॉपिक है, तो अभी के लिए आप इसको स्किप करो। आई हैव हाईलाइटेड, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बस। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th स्केड्यूल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 5th स्केड्यूल में सर्टेन स्केड्यूल्ड एरिया आपके डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंटली हमारे पास 10 है। ट्राइबल एरियाज 6th स्केड्यूल में आपके जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, लाइक आसाम है अभी, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या होती है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर होती है। यहाँ पर ADC एंड ARC होते हैं। पावर्स की बात करते हैं, तो जो हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, बीइंग द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैज़ लिमिटेड पावर विच आर मोस्टली एग्जीक्यूटिव। एक्सटेंसिव पावर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी पावर ऑल डराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हियर। ठीक है, चलिए दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कीजिए। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यहाँ पर ये आपका मेंस का टॉपिक है, दिस इज़ ऑफ मेंस हियर, आई एम राइटिंग फाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना है, अभी आप इसे इंक्लूड मत कीजिए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, करेंटली वी आर हैविंग 75 ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ये कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करोगे, तो इनका अभी भी ये क्या है, जो हमारी प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से पहले जो प्रैक्टिसेस होती है लाइक हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिसेस, अभी भी ये क्या करते हैं, उससे फॉलो करते हैं। डिक्रीजिंग और सेगमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी हो रही, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी कंट्रास्ट टू अदर ट्राइबल ग्रुप। हमारे पास ट्राइबल ग्रुप हैं जिनका लिटरेसी रेट भी हाई, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा उनके रिलेटिवली लो है। ठीक है, सो तलाश इनिशिएटिव यहाँ पर है, यूनिसेफ के साथ मिलकर यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इंडिया ने लॉन्च किया है। तलाश का मतलब है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब की यहाँ पर बात की गई है। जुवेनाइल जस्टिस ऑफ इंडिया में क्या है आपका, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई, जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉज, स्टडी ऑफ अ कैपेसिटी एंड द फ्रंटलाइंस बाय द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट हियर। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका आ जाता है चाइल्ड अडॉप्शन ऑनलाइन
ये फिर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, तो बस ये रिपोर्ट्स हैं अब आपकी, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया, ये हमने इकॉनमी में पूरा पढ़ा था, ठीक है, पूरा इकॉनमी में पढ़ा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जिसमें कंपोजिशन क्या है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोरालिटी यहाँ पर आपकी आती है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है। फिर यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, टिल्टेड फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरमेंट आर फेलिंग चिल्ड्रन, किस तरीके से जो फूड एनवायरमेंट है वो बच्चों को फेल कर रहा है, तो ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो अभी हम गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन हियर, तो पोषण अभियान हमारा 2018 चल रहा है, पोषण 2.0 भी लॉन्च हुआ था 2021 में, ठीक है। हमारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट बाय फसाई यहाँ पर है, आज से थोड़ा कम कैंपेन भी है, रुको रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव बाय फसाई, जिस इनिशिएटिव से हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैटरनिटी लीव की बात की गई इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट इन उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु रूल दैट मैटरनिटी लीव इज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट, ओके, देयरबाय रीइंफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ अ वर्किंग वुमेन हियर। तो आपको मैटरनिटी बस इसमें, बाकी ये आपका यहाँ पर दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। स्वच्छ शहर जोड़ी, काशी डिक्लेरेशन, ठीक है, ग्लोबल टबैको एपिडेमिक 2025, सो अभी यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर 10th रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है। सो मालदीव्स हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, यहाँ पर टोबैको पर पूरा बैन लग चुका है, किसने, मालदीव्स की पहली कंट्री यहाँ पर, ठीक है। अदर इनिशिएटिव AI गवर्नेंस की बात की जा रही है, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, यहाँ पर 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस कॉल्ड फॉर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच स्ट्रेंथन सिविल सर्विसेज विद डिजिटल कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि अभी हम हमारे गवर्नेंस में क्या करना है, AI को इंक्लूड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये पूरा है। अब देखिए यहाँ से परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.2 है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2023 to 24 है, ठीक है। तो इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रिलीज करती है। की फाइंडिंग्स क्या है, टू नो स्टेट और यूटी टॉप परफॉर्मर, ओनली छत्तीसगढ़ यहाँ पर अटेंड हुआ है, बस। अब ये पूरा बस अभी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी है ना, ये अपेंडिक्स में प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर NRI PI OCI, जस्ट हैव अ ग्लांस, नथिंग एल्स, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ UPSC का कैसे एवोल्यूशन हुआ, स्टोरी है ये पूरी, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट्स ऑल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, ओके, दैट्स ऑल क्लियर। सो ये अब आपका यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पूरा जितना भी टॉपिक्स था उसके बाद ये पूरा मेंस का टॉपिक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू स्टडी लाइक दैट हियर। अभी हमारा प्रीलिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसमें फोकस करना है, नॉट इन मेंस हियर, ठीक है। प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद आप उसको, ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।